बीच में कर रहे हैं इसलिए कौन आ रहा है इसमें भी? कैसे करना? हाँ काट दो। आवाज आ रही? ये फोन कर रहे हैं बीच में से, इसलिए मैं भाई की बात बोल रहा हूँ। बोले साथियों, नूतन के फ़ोन पर फ़ोन नहीं करें, फ़ोन इसीलिए डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो अभी जो मैं बता रहा था कि हमारे आदिवासी परिवार में बहुत सारे भाई जो अपने परिवार के लिए बाधा बने हुए थे या फिर अपने परिवार से नाराज़ थे, ऐसे आदिवासी परिवार में आए। और जब यहाँ पर ताकत का निर्माण हुआ तो ऐसे बहुत सारे भाई हैं, उन्होंने अपनी आदिवासी परिवार की ताकत है उसको अपनी परिवार की समस्या सॉल्व करने के लिए या फिर अपने निजी हित के लिए, निजी फायदे के लिए आदिवासी परिवार का फायदा यानी इस्तेमाल करने का कोशिश किया। तो ये हमारा उद्देश्य कभी ये नहीं रहा कि हम लोग निजी हित के लिए या निजी फायदे के लिए आदिवासी परिवार का इस्तेमाल करें। आदिवासी परिवार है वह शुद्ध रूप से समाज हित के लिए बना है। यहाँ पर राजनीति से कोई मतलब नहीं है, ना आपका किसी प्रकार का रिलीजियस सिस्टम से कोई मतलब है। यह प्योरली यानी एक तरीके से ऐसा कहे कि एक प्योर घी होता है, उस तरीके से समाज में हम कौन सी बातों का प्रचार प्रसार करें कि हमारा आदिवासी समाज है वो एक आदर्श समाज बने और पूरी दुनिया में उस आदर्श समाज की वैल्यू हो, पूरी दुनिया के लोग इससे प्रेरणा ग्रहण करें। ये हमारा उद्देश्य हम लोगों ने सबसे पहले निर्धारित किया, जिसको हमने लिपिबद्ध किया है। लेकिन हम लोग वो इसलिए लोगों को नहीं देते हैं, यदि दे दें तो कोई लोग हैं इसका गलत यूज कर सकते हैं, गलत उपयोग कर सकते हैं, इसलिए हम लोग इसी को देते नहीं हैं। तो निजी हित को मानने वाले बहुत सारे भाई हैं, वो आज की तारीख में आदिवासी परिवार का भी विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनके राजनीतिक हितों पर कुठाराघात हो रहा है, ऐसा हम मानते हैं। तो ऐसे बहुत सारे भाई हैं। अब इन सारे संदर्भ में देखा जाए, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि हर परिवार में एक व्यक्ति ऐसा होता है, जो आदिवासी परिवार में ऐसे बहुत सारे लोग आ गए जो आज परेशानी पैदा कर रहे हैं। और हमारी बोली में भी एक कहावत है कि वगड़ेलो वेलो वे त कासरी कार्य मिटी नहीं था, है ना। कड़गा वेलानी कासरी कड़गी श्रे मिटी कार्य भी नहीं था। ये बात हम लोग सब जानते हैं। तो हमारे समाज में जन जागरण करते समय हम लोगों को ये ख्याल रखना होगा कि समाज हित को सर्वोपरि रखना है। इसलिए हम लोगों ने समाज नीति जो बनाई है वह समाज नीति सर्वोपरि है। राजनीति हमारे लिए कोई मायना नहीं रखती है, यह हम लोग पहले से कह रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं समाज में या गांव में या हमारे लोकल लेवल के कार्यकर्ताओं तक ये बात नहीं पहुंचने देते हैं और अपने हितों का ख्याल रख करके बातों को तोड़ मरोड़ करके भी पेश करते हैं। इसका परिणाम ये हुआ कि पिछले कुछ समय से बहुत सारे लोग अनाप शनाप आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ऐसे निंदक लोगों की वजह से, ऐसे आलोचक लोगों की वजह से हम लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ हुआ कि हम लोग नया रिसर्च करने में कामयाब हुए कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिससे समाज में बहुत सारा प्रेशर है, बहुत सारा विरोध है, उस विरोध को कैसे ठीक किया जाए। उस ऐसा सोचते सोचते बहुत सारी बातें हम लोगों को समझ में आई और वो समाज के लिए बहुत काम की है, भविष्य के लिए बहुत काम की है। जैसा कि भाइयों हम लोग जितना भी काम कर पाते हैं उस काम को करने के मार्ग में हम 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। कुछ बातें लिख के रखना होता है ताकि आने वाली जनरेशन उसको पढ़े, या फिर ऐसा एक रोड मैप हम बना दें कि आने वाली जनरेशन है उस पर लिख सके या बोल सके। यह काम हम लोग बखूबी आगे आज की तारीख में कर रहे हैं। अब हम लोग मूल बात पर आते हैं जिसके लिए आज हम लोगों ने लाइव किया। तो इसके मार्ग में हम लोगों ने देखा पिछले कुछ समय से, जब से हम लोगों ने समझने का कोशिश किया कि हमारा समाज के बारे में क्या है, कैसे है, वह समझने का कोशिश किया, तो सबसे पहला विरोध हम लोगों को नजर आया, वो विरोध था आदिवासी शब्द को लेकर के। आदिवासी शब्द को लेकर के सबसे ज़्यादा विरोध हमने देखा। दूसरी तरफ हमें ऐसा भी लगा कि कुछ लोग ऐसा है कि हमारे समाज का नाम बदल देना चाहते हैं।
वे लोग जबरदस्ती हमको वनवासी कह रहे थे या कहने लगे थे। तो हमारे दिमाग में एक सवाल पैदा हुआ कि हम तो आदिवासी लोग हैं, हम लोगों को ये वनवासी कहने का क्या मीनिंग है और वो भी जबरदस्ती क्यों कह रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप में खड़ी होती थी और ये चीज़ हम लोगों ने देखा। तो दूसरा बात है, हम लोगों ने देखा कि सेकंड जो इशू है वो जय जोहार। जय जोहार हमारा जो उद्बोधन है बहुत आदि अनादि काल से, तो इस उद्बोधन को लेकर के भी बहुत सारे लोगों ने विरोध किया और जितना विरोध हुआ उतना उसका प्रचार प्रसार होता गया। अब चूंकि आज मेरे अपने परिवार की बात करूं तो मेरे अपने परिवार में जय गुरु महाराज बोलते हैं जन्मजात, क्योंकि हम गोविंद गुरु के आंदोलन की पैदाइश हैं। तो मेरे पड़ोस में ही इलाका स्टार्ट हो जाता है संत सुरमाल महाराज का, तो वो जय सीताराम बोलते हैं। अब हमारे दिमाग में सवाल आया कि ये दो उद्बोधन अभी कुछ एक साल से, जैसे गोविंद गुरु की बात करें तो 100 साल पहले, संत सुरमाल महाराज की बात करें 150 साल पहले, ये दो उद्बोधन हमारे समाज में नवीन रूप से प्रचारित हुए। तो अब इन दोनों भक्ति वाले लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास हम लोगों ने 2010 से किया। 5 साल हमने मेहनत किया लेकिन हम लोग नाकाम रहे, क्योंकि दोनों में से कोई भी दूसरे का उद्बोधन स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, दूसरे के भगत परंपरा को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। और बहुत सारी बातें हम लोगों ने आपको पहले से बता चुके हैं। खान पान के मामले में संत सुरमाल महाराज के जो भगत हैं वो गोविंद गुरु वालों का खाना नहीं खाते। बेटियों की शादी करते हैं तो बेटियों को 3 से 4 साल तक भोजन नहीं बनाने देते। इस तरीके से बहुत सारी बातें थी। उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने फैसला लिया कि क्यों नहीं अपने पूर्वजों में अभी थोड़ा लुप्त होने के कगार पर जो उद्बोधन है जय जोहार, उसी को प्रचारित किया जाए। इसको लेकर के बहुत सारा विरोध हुआ, आज भी विरोध जारी है। इसके बावजूद में हम लोगों ने इसको नहीं छोड़ा और बोलने का प्रयास किया। देखते ही देखते आज पूरे देश में जय जोहार का जो उद्बोधन है वो प्रचारित हो रहा है और यह आदिवासी एकता का पर्याय बन गया। कई सालों से, पिछले 50 वर्षों से 70 वर्षों से, जब देश आज़ाद हुआ तब से लगा करके आदिवासी एकता का हमारे जो पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी लोग प्रयास कर रहे हैं। आदिवासी एकता में आज तक कोई सफलता उतनी नहीं मिली जितनी एक उद्बोधन जय जोहार ने करके दिखला दिया। भले आज वो वैचारिक रूप से हमसे नाराज भी होंगे, सांगठनिक रूप से हमसे दूर भी होंगे, सामुदायिक रूप से भी हमसे अलग भी होंगे, लेकिन उन एकता बन गई है जय जोहार के नाम पर, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तीसरी हमारी जो बात हम लोग देखते हैं कि आदिवासियों की स्पीचेज, यानी आदिवासियों की बोली, आप देख लीजिए पूरे देश में। आज हमारा डूंगरपुर बांसवाड़ा है, वह आपका उसका जस्ट पड़ोस वाला जो बेल्ट है, जैसे हमारा महिसागर देख लो, दाहोद देख लो, अरवली देख लो, साबरकाठा बनासकाठा देख लो, ये जो बेल्ट है वो बिल्कुल हमारे से जुड़ा हुआ। हमारा गोत्र एक है, हमारी शादियां एक होती हैं। इसके बावजूद हमारी बोली और उनकी बोली में भी कोई खास डिफरेंस नहीं है। इसके बावजूद भी गुजरात और राजस्थान की स्टेट बॉर्डर है, और इस स्टेट बॉर्डर होने की वजह से गुजरात में गुजराती पढ़ाते हैं, राजस्थान में हिंदी पढ़ाते हैं। तो स्पीचेस के आधार पर भी हमारे समाज को बांटा गया। उधर महाराष्ट्र में देख लीजिए, महाराष्ट्र में मराठी पढ़ाई जाती है, मध्य प्रदेश में हिंदी पढ़ाई जाती है। उधर आगे बढ़िए छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया, मोलो या गोंडी भाषा, आपका साउथ वाला इलाका तेलंगाना में वहाँ तेलुगु है ना। इस तरीके से दो भाषा इस हमारे पूरे देश के आदिवासियों की जो पट्टी है वो 2 भागों में बांट दी, एक क्षेत्रीय भाषा और एक हिंदी भाषी क्षेत्र। ये इतना बड़ा षड्यंत्र है कि आदिवासियों को समूल नष्ट करने का षड्यंत्र मैं मानता हूं, क्योंकि जहां आदिवासियों की संख्या 90 से 80% है, 70% है, 60% है, उसी इलाके को बीचों बीच काट डाला। और काटने के बाद एक एरिया को तो हिंदी भाषी कर दिया, दूसरे एरिया को कर दिया क्षेत्रीय भाषा में डाल दिया। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, उसको भी आज की तारीख में समाज को हम जोड़ने में कामयाब हो रहे हैं, और ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। तीसरी बात ट्राइबल टेरिटरी का, दक्षिणी राजस्थान में हम देखते हैं 70% आदिवासी है। तो दक्षिणी राजस्थान के 4-5 जिले
और आपका गुजरात के पड़ोस वाले जिले और आपका मध्य प्रदेश वाले जिले जिसको हम बिल प्रदेश कहते हैं, महाराष्ट्र के जिले जहां सघन आदिवासी बस्ती है, घनत्व जहां आदिवासियों को ज्यादा, उसी इलाके में स्टेट बॉर्डर बनाई, उसी इलाके में जिले की भी बॉर्डर बनाई। और आप परिसीमन को देखेंगे तो लोकसभा और विधानसभा के एरिया भी ऐसे काट छांट करके बनाए हैं कि आदिवासियों की संख्या कैसे कम किया जाए। ये पूरे देश की समस्या है। तो एकमात्र आदिवासियों के विरोध में ये सब क्यों हो रहा है, ये हमारे दिमाग में सवाल था। और एक ट्राइबल टेरिटरी के साथ साथ एक पांचवा बिंदु है कैलेंडर। आज कई लोगों को यह समझ में नहीं आता, आज हम लोग कई देखते हैं, लोग तो अब सावन शुरू हो गया ऐसा बोलते हैं और सावन के व्रत उपवास भी कर लेते हैं, जबकि डूंगरपुर बांसवाड़ा में सावन ये आज जैसे अमावस्या है तो कल आपका शुक्ल पक्ष स्टार्ट होता है, तब सावन शुरू होता है। जबकि आपका नॉर्थ इंडिया का जो सावन है उसके 15 दिन पूरे हो गए, यानी जो आपका कृष्ण पक्ष था तब से सावन शुरू माना जाता है। और हमारे जो साउथ इंडिया वाले लोगों का है वो आपका शुक्ल पक्ष से। अब इसमें भी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा दोनों को तो गुजरात सहित साउथ यानी दक्षिणी भारत के साथ रखा, और प्रतापगढ़ उदयपुर से लगा करके आपका पूरा नॉर्थ इंडिया में सौर कैलेंडर चलता है जो कृष्ण पक्ष से स्टार्ट होता है। और डूंगरपुर बांसवाड़ा 2 ही जिले मात्र, और पूरा साउथ इंडिया जिसमें गुजरात आ गया, महाराष्ट्र आ गया, ये सारा पूरा इलाका आ गया, वो चंद्र मास के आधार पे चलता है, वो शुक्ल पक्ष से स्टार्ट होता है। यानी कैलेंडर के आधार पर भी आदिवासियों को 2 हिस्सों में बांटा है। और हमारा ये सवाल है कि चलो पूरा राजस्थान को आप लोगों ने या तो चंद्र कैलेंडर में डालना चाहिए था या सौर कैलेंडर में डालना चाहिए था, केवल 2 जिले क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल है। उसके ऐतिहासिक कारण है, बहुत बड़े कारण है, और इन कारणों के पीछे भी हम लोगों को जानकारी होना चाहिए और रिसर्च करना चाहिए। तीसरा अगला बात है, ये सब प्रकार के हमारे समाज के विरोध में काम हो रहे हैं। अगला बिंदु है आदिवासी धर्म। अब कई लोग कहते हैं हमारा ये धर्म होना चाहिए, हमारा वो धर्म होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और कई लोग ऐसा बोलते हैं कि आदिवासी को धर्म शब्द से कोई लेना देना ही नहीं। अब मेरा ये सवाल है, जब जनगणना ही धर्म के आधार पर होती है, और जो देश आजाद होने से पहले जो जनगणना हो रही थी वह भी धर्म के आधार पर होती थी। चलो हम धर्म नहीं भी माने, में भी पॉसिबल, नो प्रॉब्लम। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो आवेदन आता उस आवेदन में क्या धर्म भरे? हर आवेदन के अंदर धर्म लिखना अनिवार्य होता है। स्कूलों में हम गए तो तब हमारे माँ बाप को पता भी नहीं था कि हमारा धर्म कौन सा है, इसके बावजूद जबरदस्ती धर्म लिख दिए। और पूरी दुनिया में ये जो धार्मिक विद्वेष है या धार्मिक आधार पर समाज को काल्पनिक बातों के पीछे, पाखंडवाद के पीछे, अंधविश्वास के पीछे, यानी जो प्रकृति है उसके विरोध में जो हमारे समाज को डाला जाता है, सारी दुनिया को डाला जा रहा है, तो उससे हम कैसे बचें? उसका भी तो कोई आधार होना चाहिए। उसके लिए आज देख लीजिए आप, आदिवासी धर्म के नाम से जो जन जागरण चल रहा है, अब वो आदिवासी धर्म का नाम होगा कि सरना होगा कि गोंडी होगा, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन एक हमारी आइडेंटिटी तो होनी चाहिए। उसका भी लोग विरोध कर रहे हैं। यानी मैंने पहले बताया आदिवासी शब्द का भी विरोध करते हैं, जय जवाहर उद्बोधन का भी विरोध करते हैं, ट्राइबल बोली को आज तक मान्यता नहीं है, और ट्राइबल बोली के आधार, ट्राइबल बोली को भी बीचों बीच काट करके 2 एरिया में बांट दिया, एक हिंदी भाषी और एक क्षेत्रीय भाषा। और तीसरा ट्राइबल टेरिटरी, जैसा मैंने बताया आदिवासियों का सघन आबादी है जहां घनत्व ज्यादा है, वो 2 हिस्सों में बांट दिया, यानी 4 हिस्सों में बांट दिया, जैसे भीलों को 4 राज्यों में बांट दिया। अब कैलेंडर की बात बताया मैंने, चंद्र मास और सौर मास का जो 2 कैलेंडर हैं, सौर कैलेंडर और चंद्र कैलेंडर, उसमें भी हम लोगों को बांट दिया। फिर आदिवासी धर्म की भी मान्यता नहीं दे रहे, 1931 तक था उसी को हम रीस्टोर करना चाह रहे हैं। हम लोग कोई नया तो मांग नहीं रहे, 1931 में जहां हमारी जनगणना जिस कॉलम में होती थी वहां होनी चाहिए, हम ये कह रहे हैं, इसका भी लोग विरोध कर रहे हैं। अब है अगली बात है विश्व आदिवासी दिवस। आप देख ही रहे हैं क्या क्या लोग बोल रहे हैं, विश्व आदिवासी दिवस नहीं मनाना चाहिए, ये ईसाई लोग हैं, ऐसा वैसा, बहुत सारी बातें। आरोपों की कोई सीमा नहीं है, और ये सब आरोप कौन लगा रहा है, ये सब विरोध कौन कर रहा है? आदिवासी लोग कर रहे हैं। अब सवाल पैदा होता है कि हम सच्चे आदिवासी हैं कि वो सच्चे आदिवासी हैं?
तो चूंकि हम लोग इनके समर्थन में है, इसलिए हम कहेंगे कि हम सच्चे आदिवासी हैं। वो लोग हमारे विरोध में है तो उनको पूछा जाए तो वो कहेंगे कि हम सच्चे आदिवासी हैं। अब सवाल पैदा होता है कि दोनों तो आदिवासी है, दोनों का डीएनए एक है, दोनों का खून एक है, दोनों का वंश एक है, सच्चा आदिवासी कौन? अब वहीं वो शुरुआत में बात मैंने कही थी कि हर परिवार में एक आदमी विरोधी होता है, वही बात यहां आकर ठहर जाती है कि वो जो लोग विरोध करने वाले हैं उनके पीछे है कौन? तो उनके पीछे हमेशा वही समाज तोड़क लोग होंगे, वही संगठन वाले लोग होंगे जो समाज का बंटवारा करना चाहते हैं, समाज में भेदभाव बरकरार रखना चाहते हैं, समाज को काल्पनिक चीजों के पीछे लेके जाना चाहते हैं, वास्तविक से दूर हटाना चाहते हैं, प्रकृति के विरोध में काम करते हैं, आपका काल्पनिक चीजें, काल्पनिक देवी देवता थोप कर पूरा समाज की जो संस्कृति है, पूजा पद्धति है, विवाह पद्धति है, उसको ध्वस्त करना चाहते हैं, वे लोग हैं। तो हमारा ये कहना है कि भाइयों, हमारे भाइयों को ही आप आगे क्यों कर रहे हैं? आप क्यों नहीं आ रहे हैं? यदि आप आ जाओ तो थोड़ा सा हमें भी कुछ समझ में आए कि आपके साथ में क्या करना है क्या नहीं। यानी आदिवासी लोग तो कभी मच्छर को भी नहीं मारता, चींटी को भी नहीं मारता, तो हम आपको आपका मारपीट ऐसा कुछ हम लोग सोचते नहीं है। हमारा ये कहना है कि हम समाज को आइडेंटिफाइड करके बता तो सके कि ये लोग विरोधी हैं। अब देश में इतना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है कि जो विरोध करने वाला है वो तो कभी सामने नहीं आता और अपने ही समाज के लोगों को आगे किया जाता है। एक कितनी बड़ी विडंबना है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये जो लोग हैं हमारे अपने लोगों का के द्वारा विरोध करवाया जाता है। अगली बात हम लोग देखते हैं कि आदिवासियों के संदर्भ हम जब से देखते हैं 1951-52 में चुनाव हुआ, उस समय से आदिवासियों को केवल इलेक्शन का पावर दिया, सिलेक्शन का पावर नहीं दिया। यानी राजनीतिक आरक्षण है आदिवासियों का, उसमें आदिवासियों के लिए निश्चित स्थान फिक्स हैं, रिजर्व्ड हैं। आपका विधानसभा में भी आदिवासी लीडर जाते हैं, संसद में भी आदिवासी लीडर जाते हैं। तो वहां कौन आदिवासी लीडर जाएगा विधानसभा और संसद में, वो सिलेक्शन करने का पावर आदिवासियों को नहीं। ये बात बहुत गंभीर है। तो उसके लिए भी हमारे लोग हैं, हम लोग एक नया सुझाव दे रहे हैं कि आदिवासी लोग ही अपने जनप्रतिनिधि का सिलेक्शन करें और फिर इलेक्शन हो और फिर वहां जीत के जाएं। ये सफल प्रयोग हम राजस्थान में कर चुके हैं। तो उसका भी विरोध लोग कर रहे हैं और समझ में आने के बाद विरोध कर रहे हैं। तो वो विरोध इसलिए कर रहे हैं कि उनका अपना निजी हित है, निजी हित नहीं सध रहा है। तो लोगों को अपने पेट की चिंता है, हमें हजारों पेटों की चिंता है, जिसमें जीव जंतु भी आ गए, सभी मनुष्य आ गए। आदिवासियों का किसी भी समाज से, किसी भी धर्म से, किसी भी संगठन से, किसी भी जीव के साथ कोई विरोध नहीं। यदि ऐसा विरोध है तो वो आदिवासी नहीं। ये हजारों बार हम बोल चुके। और एक इंपॉर्टेंट बात है, इतिहास में हमारी नकारात्मक छवि बनाई। आप देखेंगे डूंगर बरंडा के बारे में, डूंगरपुर का जो राजा था, तो वो लोग क्या बोलेंगे, वो तो एक बनिए की लड़की से शादी करना चाहता था, इसलिए उसको बनिए ने राजपूतों को बुलाया और युद्ध हुआ और वो मारा गया। यानी नकारात्मक छवि। इसी तरीके से उज्जैन में हमारा जो पूर्वज राजा था, गर्दबिल्ल का बेटा विक्रम राजा, उसके बारे में भी यही बात बताई जाती है कि एक जैन था, उस जैन की साध्वी थी, कालकाचार्य की, सरस्वती नाम था, उसे वो शादी करना चाहता था। वो सकिस्तान यानी आज का जो सिस्तान इलाका जो आपका ईरान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर है, वहां से जा करके शकों को बुला लाए, ऐसा रेफरेंस मिलता है। यानी आदिवासी जितने भी राजा महाराजा थे उनकी छवि नकारात्मक ही इतिहास में बताई जाती है। ऐसा क्यों? यानी हर चीज में हमारा विरोध। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। तो जब भी हम जन जागरण शुरू करते हैं, यानी हम का मतलब मैं नहीं या हमारे दूसरे जो आने वाले समय में कार्यकर्ता है वो नहीं, जिसने भी आदिवासी समाज का जन जागरण शुरू किया तो उसी आदिवासी कौम से या उसी इलाके से या उसी गांव का या उसी परिवार का आदमी को उसके विरोध में खड़ा कर दिया जाता है। ऐसा कैसे होता है? ये हमारा व्यक्ति नहीं करता, दूसरे करवाते हैं, उसको लोभ लालच में डालकर। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मीडिया की बात करो तो मीडिया तो हमारा कभी हुआ भी नहीं है, न होने वाला है। पुलिस का चरित्र देख लें हम लोग,
तो हमको ऑलरेडी हमारी डिमांड क्या है कि एक पुलिस थाना है हमारे इलाके में, उस पुलिस थाने में इलाके में जितने भी ट्राइबल जनसंख्या, मान लो 70% है तो 70% पुलिसकर्मी उस थाने में आदिवासी होना चाहिए। यदि 80% आदिवासी उस पुलिस थाने की टेरिटरी में, इलाके में है, तो 80% आदिवासी उस पुलिस थाने में होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, जस्ट उल्टा होता है। जो पुलिसकर्मी आदिवासियों को शोषण कर सके, दबा सके, आपका क्या कह सकते हैं, इनके साथ में गलत व्यवहार कर सके, उसी आदमी का वहां पोस्टिंग कर दिया जाता है। और अपन सब जानते हैं पुलिस में एक विशेष कम्युनिटी जिसका हजारों साल से हमारे आपस में टकराव रहा है, अंतर विरोध रहा है, वो ही ज्यादा है। तो ये सब हमारे विरोध में हो रहा है। अब विरोध में हो रहा है, इसका मतलब हम लोग क्या करें, ये हमारे सामने सवाल पैदा होता है। तो ये आदिवासी एकता के लिए ये बहुत बड़े बड़े आधार हैं जिसकी वजह से आदिवासी एक हो रहे हैं और आज बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। अगली बात है कि हमारे समाज की बात करें, ये तो हमने बहुत सारी बातें दूसरे लोग विरोध करते हैं, आपका हमारे समाज के लोगों के द्वारा विरोध करवाते हैं, ये हमने बात करी। लेकिन हमारे अपने कार्यकर्ताओं में भी कुछ कमियां हैं, जिसमें एक नंबर एक है उतावलापन। उतावले लोग हमेशा समाज के लिए या संगठन के लिए घातक होते हैं। बहुत ज्यादा उतावलापन नहीं, जो काम आज करना चाहिए, आपका 15 दिन बाद करना चाहिए, वो आज करने की कोशिश, इतना उतावलापन। और हम लोगों ने एक बात और देखी है कि 1857 की क्रांति की भी हम बात करें तो वो समय से पहले होगी, इसलिए असफल हो गई। इतना पढ़ लेने के बाद भी हमारे बहुत सारे लोग हैं, उनको कोई धैर्य नहीं है, नहीं आज के आज काम हो जाना चाहिए। कैसे होगा भाई, ये बीमारी कितनी बड़ी है, जितनी गहरी बीमारी है उसका इलाज भी धीरे धीरे होगा। और कोई हम लोग समाज का जागरण करके समाज की एकता के लिए आदर्श कम्युनिटी निर्माण करना हमारा लक्ष्य है, कोई 1-2 दिन में तो होगा नहीं। और अनुशासनहीनता, अभी विश्व आदिवासी दिवस के लिए कई सारे लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों को छोटा मोटा कार्यक्रम करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो हमने बिल्कुल पिछले साल से मना कर दिया। कोविड प्रोटोकॉल को लेकर के बहुत सारा प्रॉब्लम है, जान बचाना पहले जरूरी है। तो कोविड की जो गाइडलाइन है हम उसको फॉलो करेंगे और फॉलो कर रहे हैं। ग्राम स्तर पर मनाइए, और ग्राम स्तर पर मनाएंगे अनुशासनहीनता का कोई तकलीफ नहीं आएगा। हमारे समाज की एक बहुत बड़ी ग्रेट प्रॉब्लम क्या है कि कुछ युवा होते हैं, वे लोग अपने बड़े लोगों को लक्ष्य बना करके गलत काम कर बैठते हैं। क्या सोचते हैं, ये बड़े लोग हैं वो संभाल लेंगे, अपने तो चलेगा, ऐसा करके पी करके भी आ जाते हैं, उल्टा सीधा कुछ कर बैठते हैं, कहीं छोटा मोटा अलग गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं, तो उससे समस्या पैदा हो जाती है। और जो मैंने बताया जिन लोगों के बारे में, वो तो उसी बिंदु को ढूंढने में लगे रहेंगे कि क्या गलत हो रहा है, उसी को हाईलाइट करेंगे। जिसमें मीडिया है, आपका प्रशासन के लोग हैं, शासन के लोग हैं, आपका ये लोग हैं, वो अंगुली करने का ही काम करेंगे, जो गलत होगा उसी को हाईलाइट करेंगे। और हमारे लोग ऐसे अनुशासनहीनता बरतते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात है कि मेरा ही हित हो, ऐसे लोग भी बहुत सारे होते हैं। तो ये आपका मैंने 11-12 बिंदु मैंने बताए, इन 11-12 बिंदु का लगातार हमारा विरोध हो रहा है। इसके बावजूद भी हम लोग दिन दूनी रात चौगुनी गति से आगे बढ़ रहे हैं। हमारी आइडियोलॉजी का, हमारे सिद्धांतों का, हम जो बोल रहे हैं, हम जो लिख रहे हैं, उसका कोई तोड़ नहीं है किसी के पास। जितना ज्यादा विरोध हो रहा है उतना ज्यादा प्रचार हो रहा है, उतना ज्यादा फैलाव हो रहा है। आज 2-3 सालों में विश्व आदिवासी के दिवस के बैनर फलों में पहुंच गए। पहले ब्लॉक लेवल पर लगते थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लगते थे, फिर पंचायतों में लगने लगे, आज फलों में पहुंच गए। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये हम लोगों को ध्यान रखना होगा। एक इंपॉर्टेंट बात, जब हम पैदा हुए थे तब हम लोगों ने, पहले मैंने बताया कि कुछ दिक्कतें थी, लेकिन आज हम लोग देखते हैं तो 2-3 प्रकार के भेद हमको दिखाई देते हैं। आज हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी और शहरी क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी, उसका भेद हम देखते हैं। एक शहरी क्षेत्र में रहने वाला आदिवासी, एक ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला आदिवासी। दूसरा हम भेद देखते हैं पढ़े लिखे और अनपढ़ में भेद।
पढ़ा लिखा आदिवासी और अनपढ़ आदिवासी। और कुछ तीसरा नंबर का उदाहरण है आपका भेद है वो रोजगार प्राप्त और बेरोजगार आदिवासियों में भेद है, रोजगार प्राप्त आदिवासी और बेरोजगार आदिवासी। और एक भेद है अमीर, जैसे पॉलिटिक्स में लोग चले गए, कुछ सरपंच बन गए, एमएलए एमपी बन गए, आपका बड़ी सर्विसेज 2-3 पीढ़ी तक सर्विस हो गई, किसी 2-3 पीढ़ी तक तो होती नहीं है लेकिन कहीं कहीं पर 3 पीढ़ी भी हो गई, तो उनमें कुछ फाइनेंशियल यानी वित्तीय शक्ति ज्यादा होगी। और कुछ लोग होते हैं हैंड टू माउथ होते हैं यानी गरीब होते हैं, उनमें भी भेद होता है। तो मेरे जन्म के आसपास हम देखते हैं ये चारों भेद नहीं थे। मेरा जन्म 1974 में हुआ, तो मेरे जन्म के आसपास ये चारों भेद समाज में नहीं थे। लेकिन उस समय में एक बड़ा भेद था। वो क्या भेद था? शाकाहारी और मांसाहारी आदिवासियों का भेद। कुछ आदिवासी शाकाहारी थे, कुछ आदिवासी मांसाहारी थे। और शाकाहारियों में भी मैं पहले उदाहरण दे चुका हूं, 2 प्रकार के भेद थे। एक गोविंद गुरु की भक्ति वाले भगत थे, शाकाहारी लोग थे, और एक शाकाहारी लोग थे वो संत सुरमाल महाराज की भक्ति वाले। तो ये 2 प्रकार के भेद थे। अब संत गोविंद गुरु महाराज की भगत परंपरा की बात हम लोग करते हैं तो उनकी प्रेरणा संत सुरमाल महाराज की भक्ति थी। संत गोविंद गुरु महाराज की भगत परंपरा की प्रेरणा संत सुरमाल महाराज की भगत परंपरा थी। अब संत सुरमाल महाराज की भगत परंपरा की प्रेरणा क्या थी, ऐसा हम रिसर्च करते हैं तो संत सुरमाल महाराज की भगत परंपरा की प्रेरणा संत मावजी महाराज थे, जो हमारे इलाके में ही पैदा हुए, है ना। संत सुरमाल महाराज की भगत परंपरा की प्रेरणा संत मावजी महाराज थे। अब संत मावजी महाराज की भगत परंपरा की प्रेरणा कौन था, यानी ये हम लोग रिसर्च करते हैं तो हम आगे पाते हैं संत बाबा रामदेव पीर महाराज की भगत परंपरा, यानी बाबा रामदेव पीर महाराज की जो भगत परंपरा थी वो संत मावजी महाराज में भी देख सकते हैं। उसका एक उदाहरण दे देना चाहूंगा कि संत बाबा रामदेव पीर की जो ध्वजा है वो सप्तरंगी है, और हमारे बेणेश्वर पर्व जो ध्वजा हम लोग फहराते हैं वो भी सप्तरंगी है, 7 रंग की। पालसुराता के लोग फहराते हैं, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद में हम लोग देखें संत मावजी संत सुरमाल महाराज में ऐसा कौन सी चीज है, तो हम सब जानते हैं कि ये उद्बोधन भी बोलते हैं, वो भी रामापीर से जुड़ा हुआ है, और भक्ति भी रामापीर से जुड़ी हुई है। आगे जाकर के इसको रिसर्च करके देख सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप बाद में आपको समझ में आ सकता है। और इसके बाद में चौथे नंबर पे संत गोविंद गुरु महाराज की भक्ति, उसके बारे में कहा जाता है कि पीराई यानी पीर से संबंधित भक्ति है, बेलाद यानी पति पत्नी दोनों की भक्ति है, दोनों को बराबर मानने की भक्ति है, दोनों को साथ में रह करके पूजा पद्धति करने की भक्ति है, और दोनों को समान आपका उद्रास बानो पैरबानी भक्ति, यानी कहने का मतलब दोनों के बराबर भाव हो, जोड़ा का मतलब है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, गोविंद गुरु महाराज ने जो भगत परंपरा बनाई उसके अंदर आपका जो ऊंच नीच का भेद बिल्कुल सिरे से खारिज करने का मामला है। ये बहुत सारी बातें हैं, तो हम लोगों को इसका ज्ञान होना चाहिए। एक चीज हम लोग और देखते हैं कि संत गोविंद गुरु महाराज की प्रेरणा संत सुरमाल महाराज, संत सुरमाल महाराज की प्रेरणा संत मावजी महाराज, संत मावजी महाराज की प्रेरणा बाबा रामदेव पीर। तो बाबा रामदेव पीर की प्रेरणा कौन, ये बात हम लोगों को ढूंढनी होगी, सोचना होगा। ये प्रश्न का जवाब मैं जानता हूं लेकिन इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, या आप ढूंढिए, आपको ढूंढना होगा और इसको हम लोग आगे बताएंगे। अब मेरा ये सवाल है कि जब बाबा रामदेव पैदा हुए उस समय में दिल्ली सल्तनत पर फिरोज शाह तुगलक का राज था। फिरोज शाह तुगलक इधर राजगद्दी पर बैठा और इधर बाबा रामदेव पीर का जन्म हुआ। तो उस समय में हमारे देश में जितने भी लोगों ने राज किया था, एक तो मुस्लिम लोगों की जहां तक हम बात करें तो सिंध के एरिया में, थोड़े बहुत गुजरात के इलाके में,
अरब लोग आए थे पहले, और इसके बाद में गजनवी, मोहम्मद गजनवी आया था, तो वो भी आपका तुर्क था। इसके बाद मोहम्मद गोरी आया, वो भी तुर्क था। और फिर दिल्ली सल्तनत का राज स्थापित होता है, उसमें आप देखेंगे सबसे पहले जो गुलाम वंश होता है वो भी तुर्क है। इसके बाद खिलजी वंश है, वो भी तुर्क है। इसके बाद में ये तुगलक वंश है, वो भी तुर्क है। इसके बाद में आप देखते हैं सैयद वंश, वो भी तुर्क है। इसके बाद में अंत में आता है आपका लोदी वंश, वह अफगान है, वो तुर्क नहीं अफगान है। और इसके बाद में मुगल रेस के लोग हमारे भारत में आए, वो दो नस्लों से जुड़े हुए थे, मिश्रित नस्ल कह सकते हैं। एक तो वो तुर्क से भी संबंध था उनका, और दूसरा मंगोल से भी था। और मंगोल लोगों की हम जहां तक बात करें, मंगोल मुस्लिम नहीं थे, बाद में मुस्लिम बने। तुर्क भी पहले मुस्लिम नहीं थे, वे भी बाद में मुस्लिम बने। तो उनके बारे में हम लोग को इतना डिटेल में अभी जाने की जरूरत नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि तुर्क और अरब लोग भारत में आए थे। इसके बाद में बाबा रामदेव पीर का जन्म होता है और उनकी भगत परंपरा शुरू होती है। लेकिन यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट मैं कह देना चाहता हूँ कि मुगल काल के अंदर जैसे सबसे पहले बाबर के बाद हुमायूं के बाद में आपका अकबर के जमाने में तुलसीदास जी पैदा हुए, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा। अब सवाल ये पैदा होता है कि बाबा रामदेव पीर की भगत परंपरा, जो उसका मूल कंसेप्ट था, वो आज की तारीख में आदिवासियों में सबसे पहले संत मावजी महाराज के रूप में हमारे इलाके में प्रस्थापित हुआ, यानी जमा। इसके बाद में संत सुरमाल महाराज, फिर संत गोविंद गुरु महाराज। इन तीनों चारों संतों का जो आंदोलन था, उनकी जो विचारधारा थी, बिल्कुल डिफरेंट है। इस पर हमें कई बार यानी पुनः हम लोगों को रिसर्च करना चाहिए, और वो मूल विचार क्या थे उनका हमको जन जागरण करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। यदि हम लोग इन जन जागरण को करने में कामयाब होंगे तो हमारे अंदर जो विकार है बहुत सारी, वो अपने आप स्वतः दूर हो जाएंगे। तो ये हम लोगों को ढूंढना चाहिए कि उनके कौन प्रेरक थे आगे। इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं तो आज की तारीख में हमारे समाज में जितने भी लोग